आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और हमारे साथ हमारे पाठशाला के प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा मौजूद हैं, जो अभी क्लास लेकर के आ रहे हैं और अब यहाँ पर द रेड माइक पाठशाला पर आपकी क्लास तो नहीं लेंगे, लेकिन बताएंगे कि क्या चल रहा है। हमारे दर्शक तो भगवान उनकी क्लास कैसे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको उनका ज्ञान वर्धन जरूर करना चाहिए। और आज हम जरा हमारा बैकग्राउंड देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ी देर पहले इसी बैकग्राउंड पर अशोक गहलोत ने बैठ करके अनाउंस किया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद आई एक गुगली जो शायद एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो थी मुकेश सहनी का अनाउंसमेंट डेप्यूटी सीएम पद पर। मुकेश सहनी पर हमारे बत्रा साहब पहले बात कर चुके हैं, तो लगातार जो सवाल उठ रहे थे कि भाई कब प्रचार खुलेगा, कब साथ आएंगे। वैसे अभी जो जानकारी उसके मुताबिक 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट पे है महागठबंधन के उम्मीदवार। उस पर भी बातचीत चल रही है। हम बत्रा साहब जहाँ पर है मॉरेस होटल में, वहां पर भी अशोक गहलोत लगातार बैठे हुए और अशोक गहलोत से हमारी मुलाकात हुई। उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन बत्रा साहब, अब चुनाव जो है खुल गया है। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 24 तारीख से यानी कल से तेजस्वी यादव प्रचार में उतर रहे हैं और कल वो 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ 4 रैलियां यानी 4 विधानसभा को कल कवर करने वाले हैं। यानी आज से इंडिया गठबंधन का विधिवत प्रचार शुरू हो गया है। बत्रा साहब, आपके हवाले बताएं। थैंक यू सौरभ। आप एकदम प्लेस ऑफ एक्शन से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा दूर बैठ के इसको देख रहे हैं। और मैं सिर्फ आज की अनाउंसमेंट नहीं सौरभ, जो कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका भी थोड़ा जोड़ के कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा सबसे दर्शकों को कि जेडीयू की सबसे बड़ी कमजोरी बिहार के पॉलिटिक्स में कौन से डेमोग्राफिक्स रहे हैं। वो महिला है, वो ईबीसी है और वो कुछ हद तक दलित वोटर है। और अपर कास्ट वोटर ऐसा है कि वो बीजेपी के साथ रहते हैं, लेकिन जहां आरजेडी अच्छे कैंडिडेट देती है तो आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो अब आरजेडी का जो वोट बेस है, जिसे एमवाई कहते हैं, वो 30, 32, 35 के आसपास पे आकर रुकता है और उसमें उसको काफी हद तक पोलराइज वोट मिल जाता है। अब उसके बियॉन्ड कैसे जाया जाए, तो देखिए पिछली बार सौरभ आपने ध्यान दिया होगा, तेजस्वी यादव ने युवाओं का मुद्दा उठाया, नौकरियों का, तो उससे हर जाति के लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। साथ में माले जैसी पार्टी थोड़ा दलित वोट लेकर है, कांग्रेस अपने वोट बेस लेकर आई, उसमें मुस्लिम भी हैं। उसमें पिछली बार तक कास्ट भी माना जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस का भी जो स्वरूप है वो बदला हुआ था। मैं ये सब हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम समझेंगे कि पिछले 48 घंटे में तकरीबन क्या हुआ है, 36 घंटे में। कल तेजस्वी यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसमें महिलाओं के लिए, जीविका दीदियों का आपने नाम सुना होगा, महिलाओं के लिए काफी सारी अनाउंसमेंट्स थी। उसमें लोन पर ब्याज माफी, उसमें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा जीविका दीदियों को, जो सीएम होती हैं। सीएम वो होती हैं जो इंचार्ज होती हैं ग्रुप की, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो जीविका ग्रुप है गांव का, उसको सीएम दीदी बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी देंगे नौकरी में। ये भी अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा मुद्दा है। तो कल ये गोलबंदी हुई जेंडर के आधार पे और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे। आज जो हुआ है सौरभ, उसको आप 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो महागठबंधन ने यूनाइटेड फेस देकर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया है, जहां दूसरी तरफ एनडीए ने अभी कहीं ना कहीं थोड़ी एम्बिग्विटी बनाई हुई है कि नीतीश जी होंगे नहीं होंगे। बीजेपी का कुछ और कहना है, जेडीयू के अंदर भी सुनते हैं कि अब घड़े बन गए हैं। तो उस एम्बिग्विटी के सामने अब महागठबंधन का एक कॉन्क्रीट फेस है। लेकिन इस फेस का नुकसान जो शायद कांग्रेस जैसी पार्टियों को लग रहा था, जिसकी वजह से वो झिझक रही थी कि जैसे ही आप तेजस्वी यादव का फेस देंगे, एक एंटी यादव पोलराइजेशन हो जाएगा। क्योंकि जब मैं भी गांव में था, और मैं फिर कहूंगा, मैं फिर आ रहा हूं बिहार, आपसे भी मुलाकात होगी, तो मैं ये जो बता रहा हूँ वो पिछले 2 हफ्ते पहले की कहानी है कि जो नैरेटिव था गांव में वो यही था कि यादव राज आने के बाद जो ईबीसी है या जो दलित है या जो महिलाएं हैं, वो इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते। उनको लगता है कि थोड़ा अग्रेशन आ जाता है, सुरक्षा ना भी तो अग्रेशन आ जाता है पूरे सिस्टम में। तो वो एंटी यादव पोलराइजेशन कैसे रोकी जाए, तो एक तो ये सवाल था। दूसरा, मुकेश सहनी का लग रहा था कभी इधर कभी उधर। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को अगर आप साथ में देखें, तो मुकेश सहनी को डिक्लेयर किया गया है एज डेप्यूटी सीएम प्रिजम्पटिव। तेजस्वी यादव का वाज नॉट अ मैटर ऑफ वेदर, इट वाज अ मैटर ऑफ व्हेन।
कि कब अनाउंस करते हैं, ये नहीं कि करेंगे या नहीं। मुकेश सहनी का तो ये था कि करेंगे भी अनाउंस या नहीं, और आज अनाउंस हो गया। अब अगर आप मुकेश सहनी की अपनी जाति देखिए, वो केवल 3% है, उससे भी कम मल्लाज हो जाती है। लेकिन एक तो उससे जुड़ी हुई कुछ जातियां हैं, तो वो जोड़ जाड़ के थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है। दूसरा, अब उनको एक ईबीसी फेस की तरह प्रेजेंट किया जाए। और तीसरा कि अब उनके उप मुख्यमंत्री बनने, चेहरा बनने के बाद शायद उनके टूटने का डर कांग्रेस को भी ये लगता होगा कि अब कम हो गया है। लेकिन मुझे एक बात और ये लग रही है, जो शायद आप बेहतर समझा पाएंगे। हो सकता है कांग्रेस अब इसका क्रेडिट भी ले ईबीसी समाज में जाकर, कि देखिए हमने ये डिक्लेयर करवाया है महागठबंधन की ओर से। एक जो चीज छूट गई, जो कल कहीं चर्चाएं में सुन रहा था और मुझे भी लगा कन्विंसिंग बात थी, क्या एक दलित उप मुख्यमंत्री को भी नामांकन किया जा सकता है? खासकर जब कांग्रेस के जो अपने प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, वो रविदास समाज से आते हैं, तो वो वाला 9-10% वोट है, जिसको नीतीश कुमार जी ने, मतलब महादलित कैटेगरी तो पूरी अगर आप देखें तो वो 12-13% की है। लेकिन उसमें भी रविदास समाज ऐसा है 5% का, जो पिछली बार भी काफी कुछ हद तक महागठबंधन हो गया था। तो अगर रविदास समाज से आप एक और उप मुख्यमंत्री का चेहरा दे देते, तो शायद क्या उसमें महादलित वोट में भी टूट पड़ जाती, जो कि नीतीश कुमार जी ने काफी मेहनत से कल्टिवेट किया है पिछले कई सालों में। पासवान दलित में टूट करना मुश्किल है। मुसहर दलित में आप गया साइड नहीं कर सकते, वहां जीतन राम मांझी है, लेकिन कई इलाकों में कर सकते हैं। जो बाकी फ्लोटिंग दलित वोटर है, उसमें टोटल 22 जातियां हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दलित जातियां हैं जो एससी की। उसमें से ये 2-3 के नाम है, बाकी 17-18 जो आधा परसेंट, पौना परसेंट, 1%, वो सब में टूटन क्या हो सकती थी अगर आप एक दलित उप मुख्यमंत्री का भी नाम लेते? मुझे लगता है ये एक अहम सवाल है। हाँ, बिल्कुल। अब 2-3 चीज़ों में जैसे आपने बोला कि कुछ-कुछ आपने सवाल भी रख दिए हैं शो के सामने, हम कोशिश करते हैं कि उनका जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, जैसा आपने कहा कि जो मुकेश सहनी है, उनके जो जाति के वोट 3% है, लेकिन अगर पूरे जो सारी छोटी तमाम जातियों को मिला दें, तो जो निषाद समुदाय है, मल्ला समुदाय है, वो क्लोज़ टू 8 टू 9% हो जाता है। सारी चीज़ों को मिला करके क्लोज़ टू, मतलब उसमें बहुत सारी उपजातियाँ हैं छोटी-छोटी, बहुत टेक्निकल है। मुकेश सहनी खुद भी कहते रहते हैं, तो उस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक अब उदाहरण में तो एक केवट जाति है, जैसे कि सौरभ, ये केवट जाति को भी आप उस कैटेगरी में जोड़ सकते हैं, जोड़ने को। लेकिन क्या उनकी अपील उसमें होगी, ये एक अलग सवाल है। केवट जाति जैसे 0.25% है बिहार। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही छोटी-छोटी जाति। अब मैं पीछे की कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ, थोड़ा इनसाइड इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को देने की कोशिश करते हैं, जो एक रिपोर्टर का काम है। देखिए, मुकेश सहनी के कैंडिडेचर को लेकर के आरजेडी जो थी, वो बहुत ज्यादा कीन नहीं थी। उनको लग रहा था कि उनकी पार्टी में अपने मल्ला वोटर्स हैं, और मुकेश सहनी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है कि वो बीजेपी के साथ ना चले जाए, एनडीए के साथ ना चले जाए, तो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं थे आज। लेकिन जब अशोक गहलोत आए, तो राहुल गांधी का एक संदेश में था, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे विकास यात्रा, अपनी वोट चोरी यात्रा में रखा मुकेश सहनी को अपने साथ, पूरा सम्मान दिया। तो राहुल गांधी का ये था कि भाई मुकेश सहनी जिसको सीटें सम्मानजनक नहीं मिली, थोड़ा सा ह्यूमिलिएट हुए, तो उनको अगर ये चाहते, उनके सिर्फ अगर ये मांगे कि डिप्टी सीएम बना दिया जाए, तो व्हाई नॉट। तो वो अनाउंसमेंट भी हुआ। कल मीटिंग में अशोक गहलोत ने ये बातें भी रखी, जिस पर अग्री कर रहे थे जैसे। नंबर 2, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने बोला कि और भी डेप्यूटी सीएम होंगे, वो हम समय के साथ अनाउंस करेंगे। तो वो जो दलित वाली आपने बात कही कि वो एक दलित भी उप मुख्यमंत्री कर सकते थे, तो वो विकल्प खुला हुआ है। और ये बात स्पेसिफिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि शायद एक डेप्यूटी सीएम और होगा, वो हम तय कर लेंगे किस जाति से। अगर आज की तस्वीर देखें, उस तस्वीर में कौन कौन है? तेजस्वी यादव थे, आईपी गुप्ता जिनकी अपनी पार्टी है, जो ताती तत्वा जो जाति है, जो समुदाय है, उससे आते हैं, खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो साथ में थे, सबसे पहले उनसे बुलवाया। साथ में सीपीआई एम, सीपीआई एमएल यानी माले, दीपांकर भी थे, आपको नजर ही आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सबको बुलवाया गया। मैं, अगर मेरी बात पूछ जाए, मुझसे पूछा जाए कि आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या एक चीज थी जो थोड़ी सी मिसिंग, फिर वो मैं कहूंगा उस बात में कि अगर वो बोलते कि हम अल्पसंख्यक समुदाय का भी पूरा सम्मान करें, अगर ये बात अशोक गहलोत अपने मुंह से कहते, तो एक और अच्छा जबरदस्त संदेश जाता।
इस बार देखिए हम और आप, जैसे हम उत्तर प्रदेश से या हरियाणा में या जहां भी जिन राज्यों में हमने इलेक्शन कवर किया, वहां पर अभी देखेंगे 2024 के पहले से भी 2024 में प्रैक्टिकल वोटिंग करते हैं मुस्लिम्स, लेकिन बिहार में थोड़े सिनेरियोज बहुत डिफरेंट है। पिछली बार भी चुनाव में 5 सीटें एआईएमआईएम जीती थी। टिकट बंटवारे को लेकर के भी एक असंतोष है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो मुसलमानों का मेजर चंक है वो महागठबंधन को मिलेगा, लेकिन क्या वो 90% मिलेगा या 90 से 95% मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो एक बहुत देखने वाली बात होगी। शायद जिस तरीके से 43 मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए हैं प्रशांत किशोर, 43, not 1 2 3 4, 43 out of these 43, 3 candidates I know who are going to give very good fight, जो अच्छी लड़ाई देंगे। तो आज अगर अल्पसंख्यकों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के बात करी जाती तो शायद बेहतर होता। और इस बात को लेकर शायद मुझे एक चिंता है कि आप किसी भी, जैसे आपने एम वाई समीकरण की बात की, वाई के नेता तो खुद तेजस्वी यादव है, लेकिन एम कहाँ है? एम को भी तो आपको साधना पड़ेगा कि भाई एम की बाय डिफॉल्ट आप हैं बीजेपी के खिलाफ, तो आपको ही वोट देगा, तो उसको वो प्रतिनिधित्व और वो सम्मान भी देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक समुदाय की बात होती तो अच्छा हो। आपने एक बात कही कि जंगल राज का नैरेटिव है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर है, तो आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्तिकेय एक बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर तेजस्वी आएगा सरकार में तो पूरी बिहार की जनता सीएम होगी, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। अगर तेजस्वी की परछाई भी कानून तोड़ती है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। स्पेसिफिक तेजस्वी यादव ने ये बात बोली। तो जैसे आपने पहले कहा कि तो युवाओं वाली बात, फिर महिलाओं के लिए जो जीविका दीदी सीएम के लिए अनाउंसमेंट है। अब जो जीविका दीदी सीएम है, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उनकी संख्या है 1,42,000 पूरे बिहार में। और ये एक्चुअली में समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए मतलब संजीवनी का काम करती है। फंड से लेकर के, महिलाओं को मोबिलाइज करने से लेकर के, मतलब वो यहाँ तक कि अघोषित बूथ एजेंट की तरह भी काम कर लेती है। yes. ठीक है, तो शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको सम्मान दिया जाए। और बहुत फीडबैक लेके ये जो घोषणा की गई है, फीडबैक लेके की गई। और हम लगातार बोल रहे हैं, हमारे आपकी पिछली बार बात हुई थी कि हमारे तक अब तक की इलेक्शन यात्रा में अक्रॉस बिहार, अक्रॉस कास्ट रिलीजन यंगस्टर्स चेंज करने की बात कर रहे हैं। अक्रॉस मतलब आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि वो कह रहे हैं बदल दो, लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा बदलाव के मूड में नजर नहीं आती। उसमें सौरभ, उसमें भी मैं जोड़ूंगा। मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी थी, तो मेरा मन ये कि आपसे पूछने का कि युवा में पुरुष युवा अलग और महिला युवा अलग। मुझे लगता है कि जो महिला युवतियां हैं, खासकर गांव में, जब मैंने उनसे बात की तो मुझे ये समझ में आया कि वो उन तक पहुंच गई है उनकी माँ के द्वारा या दादी के द्वारा। वो भी जानती हैं कि कुछ ऐसा समय रहा था जब आरजेडी इतनी पॉपुलर नहीं थी इन चीजों को लेकर। तो उसमें भी एक डिवाइड भी देखा। दूसरा, मैं एक बात और जोड़ दूं, जो आपने आईआईपी की बात की, तांती तत्वा ना बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका एक एनेक्डोट है। तांती तत्वा एक ईबीसी थी जिसको एससी डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको फिर से ईबीसी बना दिया गया। तो आईआईपी जो पार्टी है वो इस मुद्दे पर कुछ इलाकों में अपना कैंपेन चला रही है कि तांती तत्वा के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। तो ये माइक्रो इंजीनियरिंग आप देखेंगे, बाय जिला बाय सीट, ये बहुत अहम हो जाता है। और इसीलिए मुकेश सहनी चाहे अपने इलाके में जो भी करें, बाकी अगर इलाकों में अगर महागठबंधन उनके चेहरे पर ईबीसी वोट मोबिलाइज कर पाती है तो ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है। बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। और देखिए, जो लड़कियों की बात की आपने, जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, आपको बताएं बिहार में लड़कियों के लिए 35% का आरक्षण है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो अगर इसे कभी एक रिपोर्ट हमारी आएगी, आज नहीं तो कल नहीं या परसों आएगी, जिसमें हमने गांधी मैदान में तैयारी करने वाले यंगस्टर से बात की है। हमारी लगभग 29 से 30 युवाओं से बात की, 29 से 30 एंड आई काउंटेड 29 से 30 अक्रॉस कास्ट लाइन, रिलीजियस लाइन, सब थे उसमें। और किसी एक ने नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार या मोदी को चाहते कंप्लीट। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम तो देखिए नीतीश जी जो है महिलाओं की महिलाएं करते रहते हैं, लड़कियों को भी 35% आरक्षण दे रखा है सरकारी। तो आपने जो बात कही कि जीविका दीदी को जो 10,000 का लोन मिला है, उसका तो इम्पैक्ट उनकी बच्चियों पर है, पर जो 35% का आरक्षण दिया गया है उनको, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो बाकी राज्य सरकार की नौकरियां हो, उसमें भी एक बहुत अहम बात है।
तो एब्सोल्युटली। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हम लोग जब देखिए हम अपनी रिपोर्टिंग में ना लोगों को खड़ा करके बात नहीं करते, बहुत फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन करते हैं। किसी के पास जाते हैं और जाके माइक लगा देते हैं, वेरी फ्री यस। फ्लोइंग, मतलब हम कोई किसी को प्रायोजित करके नहीं खड़ा करते। एंड ऑन ग्राउंड आपको क्लियर डिवाइड नजर आता है कि महिलाएं मोर और लेस कहती कि नहीं नहीं नीतीश जी ठीक यस। है, हमें पैसा दिए हैं, हम ये जो बकरी लाए, जेंडर हम जेंडर जेंडर पोलराइजेशन, सौरभ हमने जिक्र भी किया था पिछले शो में कि ये जो एक परिवार एक नौकरी करके कहीं ना कहीं जेंडर पोलराइजेशन की तरफ एक स्टेप था कि अगर महिलाएं एक तरफ है तो अगर हम पुरुषों को, जो हमारी जाति से बाहर के पुरुष हैं, उनको अपनी तरफ खींच पाए कहीं ना कहीं, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट डेंट हो सकता बहुत सिग्निफिकेंट डेंट हो सकता है। देखिए कल कल तेजस्वी यादव की जो घोषणा है, वो जो जीविका दीदी सीएम है, उनको सरकारी नौकरी में 30,000 रुपए देकर के परमानेंट करने की बात है। साथ में जितनी जीविका दीदी है उन 2,000 रुपए का भत्ता, और जो लोन लिया हुआ है उन्होंने, देखिए पूरे बिहार में लगभग 1,40,00,000 के करीब जीविका दीदी होंगी, 1,40,00,000 के करीब। तो जो जीविका दीदी है उन्होंने लोन रखा है। देखिए कम्युनिटी के तौर पर काम करती है। हमारे जो दर्शक जो बिहार के बाहर हमें देख रहे हैं, उनको समझाना चाहते हैं जीविका दीदी कौन लोग हैं जिनका नाम आप बार बार सुन रहे हैं। जीविका दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप कह लीजिए, जैसे किटी पार्टी कहते हैं, तो शहरों में किटी पार्टी होती है, वैसे गाँव की जो जीविका दीदी है वो छोटे छोटे काम करती हैं, समूहों में काम करती हैं। उनका जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हें 10,000 रुपए का लोन ऑलरेडी एनडीए सरकार ने अकाउंट में दे दिया है कि आप कोई काम करिए और अपना है। आइडिया लेके आइए। जैसे आप बकरी जी। पालना चाहती हैं, मुर्गी पालना चाहती हैं, सिलाई करना चाहती हैं, उसके लिए हम आपको दे रहे हैं, और अगर आपका आइडिया पसंद आया तो लोन की पहली किस्त है और आगे हम आपको और पैसा दे देंगे। और तो पैसा देंगे। तो जीविका दीदी समझ लीजिए कि जीविका मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो उससे संबंधित जो महिलाएं गांव में रहती हैं और वो अपना काम करना चाहती हैं, उनको जीविका दीदी कहते हैं। और जो उनकी सुपरवाइजर होती हैं वो सीएम होते हैं, जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स। तो उनकी जो लीडर होती है पंचायत में, उनको सीएम कहते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए चाहते थे कि समझ जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर 1,42,00,000 महिलाओं को जीविका दीदियों को 10,000 मिला है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी आपको जो बोलेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद उनको पैसा नहीं मिला है, वो बात बोलेंगी। लेकिन एक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बिहार में तमाम जो रिपोर्टर्स दिल्ली से आए हैं या कहीं से आए हैं, वो पूछ रहे हैं आपको 10,000 मिला कि नहीं मिला। अरे पहले आप ये पूछिए कि वो जीविका दीदी में रजिस्टर्ड है या नहीं। हर महिला को थोड़ी ना 10,000 मिल रहा है, मतलब एक बात समझिए। तो अक्सर ये रॉन्ग असेसमेंट हो जाता है फिर आपके ग्राउंड का। आपके ग्राउंड में फिर आपका जो असेसमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि हर महिला को 10,000 नहीं मिल रहा है। जो जीविका दीदी और उसमें रजिस्टर्ड है 1,42,00,000 उनको मिल पहले रहा आपको ये पूछना है है। कि आप जीविका का, पहले जी। पहले आपको ये तो पूछना है कि जीविका दीदी है या नहीं, उसके बाद पूछना है पैसा मिला है नहीं। और आप ये भी पाएंगे सौरभ कि महिलाओं ने जीविका दीदी ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं ये जानने के बाद कि पैसा आ रहा है, तो उनकी मोबिलाइजेशन भी बढ़ी है इन द लास्ट 1 मंथ, जो मैं जब मैं भी मैं ये समझ रहा था। पर सौरभ आप एक रोचक चीज देखिए कि अब ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव मल्टीपल फ्रंट्स पे खेला जा रहा है, लड़ा जा रहा है। जाति तो थी ही, अब जेंडर भी बहुत क्लियर आ गया है। एक जो चीज दिखती है एटलीस्ट अभी तक कि धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ चुनाव नहीं बढ़ा है अभी तक। मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव चीज भी है। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर एक अल्पसंख्यक का अगर आप जिक्र कर दे तो उससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान तो आपको नहीं हो सकता। हाँ, ये मुझे लगता है कि बीजेपी को फिर शायद पोलराइज करने का एक मौका मिल जाता। बट अब मैं इस चीज में इंटरेस्टेड रहूंगा सौरभ, देखने में कि आगे से एनडीए क्या करता है, क्योंकि अब महागठबंधन का चेहरा तय हो चुका है। एनडीए में अभी एम्बिग्विटी है। एनडीए में उप मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री भी अभी तय नहीं है। और नीतीश कुमार जी को लेकर कई सारी, देखिए हम एटलीस्ट मैं जहां बैठा हूं वहां बहुत अफवाहें आ रही हैं हम तक। आप ये बताइए आपका जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा सौरभ, देखिए ये पाठशाला कैसी हो रही है ना, दो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, दर्शकों को। मैं थ्योरी का हूं और आप प्रैक्टिकल के हैं, तो आप मुझे ये प्रैक्टिकल का बताइए कि जमीन पर क्या नीतीश कुमार जी को लेकर कंफ्यूजन है गांव वगैरह में कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, या वहां क्लैरिटी है कि कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? देखिए अभी बीजेपी, मतलब लोगों को लग रहा है बाय डिफॉल्ट कि वो नीतीश कुमार ही है, वही वही फेस है लोगों। अभी जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने बात कही कि नीतीश जी के साथ धोखा हो रहा है, नीतीश जी का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। जेडीयू के अंदर भी कुछ नेता हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार, जाहिर से बात है और लोगों को बुरा लगती है बात, नीतीश कुमार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है
कि जहाँ पे नीतीश कुमार खुल के बात करे, जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, उनके साथ हम सवाल कर लें, सामने बोल रहे हैं। वो रैलियों में जाते हैं, कुछ पढ़ के बोलते हैं, जैसे कल भी वो गए एक रैली में, उन्होंने बोला खड़े हो जाओ सब लोग, और वो कुछ बोलते नहीं, ऊपर से कर देंगे, फिर ये कर देंगे, मतलब ही इज़ ऑल ओवर द प्लेस। उनका दिल और दिमाग, मतलब पूरे सम्मान के साथ, उनका दिल और दिमाग एक साथ नज़र नहीं आता। तो बीजेपी ये कह रही नेतृत्व में तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम हमारे विधायक तय करेंगे, उनकी संख्या तय करेगी। तो नेतृत्व नीतीश का है, लेकिन वो हमारे सीएम पद के उम्मीदवार नहीं। तो यही एक सेंटिमेंटल पिच है जो तेजस्वी ने बोला नीतीश जी का इस्तेमाल कर रहा है, और ये बिहारियों के खिलाफ है, वो एक जो भी है। अब गाँव और ज़मीन पर जो लोग हैं, देखिए चुनाव तो नीतीश के चेहरे के खिलाफ ही होगा ना। नीतीश देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी है, 4 बार से नीतीश कुमार ही विधायक हैं कि आप नंबर 3 की पार्टी हैं। आप सबसे ज़्यादा विधायक 2020 में आरजेडी के आए, फिर एक कम बीजेपी के, और फिर नंबर तीसरे पर आप हैं, और आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2010 में ही तो नीतीश कुमार को इकलौती मेजॉरिटी मिली, 2015 में आप लालू के साथ आए, 2020 में आप बीजेपी के साथ आए, 2025 में आप फिर बीजेपी के साथ, मतलब फिर आप छोड़ दिए बीजेपी को फिर। तो नीतीश नहीं, कुमार 10 में भी सौरभ पूरे नंबर नहीं थे अपने बल पे, 110 मेरे ख्याल सीटें आई थी इनकी, बट वेरी क्लोज टू वेरी क्लोज टू। तो मेजॉरिटी। हाँ। तो फिर उसे सवाल उठ जाता है कि नीतीश कुमार क्या खुद भी बिहार में एक एक्सेप्टेबल चेहरा है ओवरऑल? ये बहुत नहीं प्रैक्टिकल सौरभ, और बहुत मेरा जर्नलिस्टिक बात है। मेरा सवाल सौरभ बहुत फोकस्ड क्यों था, क्योंकि मैं दो ऐसे ग्रुप्स देखता हूँ वोटर्स के जो नीतीश जी के चेहरे पे ही वोट देंगे। एक ईबीसी। ईबीसी ग्रुप, ईबीसी, उनका अपना कुर्मी क्वेरी वोट जो है, कुर्मी वोट और महिला वोट। अगर वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, तब मुझे लगता है कि एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है। अगर वहां कंफ्यूजन नहीं होती, तो नीतीश जी का वोट फिर वही रहेगा। मुझे ये जो मेरी समझ है। तो इसमें 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 कार्तिकेय, तो फिर ये जो अभी ना ये कंफ्यूजन लोगों तक नहीं, बहुत अच्छा। ईमानदारी से बताएंगे, वो लोगों तक नहीं है कंफ्यूजन, खासकर ईबीसी और महिला वोटर्स में वो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने उसको लगातार बोल रखा है नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहा है। देखिए हम और आप पत्रकार और एनालिस्ट हैं, आम जनता बहुत वो है। अब नीतीश कुमार नहीं होंगे, उनका अपमान होगा, हो रहा है, ये जिम्मेदारी विपक्ष की बनती है कि लोगों तक विपक्ष की बनती है, पहुंचाएंगे वो नैरेटिव बनाए। कि जी एग्जैक्टली। कि जी वो ये जी। नैरेटिव बनाए। तो आज हमें लगता है कि आज की तारीख में अगर तेजस्वी यादव को चुनाव जीतना है, इंडिया गठबंधन को चुनाव जीतना है, और हमारी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक राहुल गांधी भी 9 से 10 रैलियां करेंगे। प्रियंका गांधी की 8 या 9 रैली का शेड्यूल आया है, अभी बन रहा है, क्योंकि अब ताबड़तोड़ रैलियां शुरू होंगी। तेजस्वी यादव लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करेंगे, रोज 5 से 6 रैलियां करने का उनका शेड्यूल है कि 5 से 6 जगह जाकर के वो भाषण वगैरह देंगे। तो वो कल से शुरू हो रहा है। कल समस्तीपुर जाएंगे, कल प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर हैं, 2 जगह उनकी भी रैलियां हैं, बेगूसराय में और समस्तीपुर में ही। तो ये सब शुरू हो रहा है, लेकिन अब अपनी हर स्पीच में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के बारे में बोलना होगा, और अगर उन्होंने 20 से 25% भी जीविका दीदी में सेंधमारी कर ली, तोड़ कर मैं ली। बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। 20 से 25% में तोड़ कर ली, तो शायद उनके लिए ये जंग आसान हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कल अनाउंसमेंट की थी, शायद एक दो कार्ड थे जो जो तेजस्वी ने खेल दिए, एक नौकरी और दूसरा जीविका दीदी, जो गेम चेंजर है। मैं बोल रहा हूँ लगातार गेम चेंजर रही है नीतीश कुमार के लिए, कि वो हालांकि सुपरवाइजर। हालांकि सौरभ, कल भी मुझे लगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी बेहतर तरीके से की जा सकती थी, अगर एक गठबंधन के और उन्होंने अपने साथ अपनी महिला कॉलीग्स को बिठाया, तेजस्वी ने, वो मैसेजिंग ठीक थी। लेकिन मुझे लगता है अगर वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म से अनाउंसमेंट्स की जाती, तो शायद वो उसका असर और पड़ता। बट खैर, कंसिडरेशन रही होंगी। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल के टीचर आज आप हैं, कि राजस्थान से जो गहलोत साहब को भेजा गया, आपको इसका, हाँ, इसके बारे में जरा 2 मिनट समझाइए कि इस क्या क्या इस ग्रीस से पहिया और तेज चला, क्या हुआ इससे? अगर हम प्रिंट रिपोर्टिंग कर रहे होते ना, तो कार्तिकेय कल रात में मेरे पास फ्रंट पेज स्टोरी थी आज के लिए। कल हमारी अशोक जी से मुलाकात हुई और हम बैठे उनके साथ थोड़ी देर, आधे घंटे की मुलाकात हुई। हमारे उनसे पुराना परिचय है, हमारे पुराने संस्थान की वजह से एनडीटीवी में जब हम थे तो सीएम थे, उनकी बातचीत हुई, तो हमने उनको मैसेज भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम यहाँ पर हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया और वो अपना हमसे फीडबैक ले रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने बोला कि आप कैसे आए पिक्चर में? तो उनको फिर आला कमान ने डेजिग्नेट किया कि इतनी ज्यादा कड़वाहट हो गई थी कार्तिकेय की, मतलब लगभग बात भी बंद हो गई थी, कि यहाँ तक हो गया था कि राजेश राम के खिलाफ भी आगे कैंडिडेट दे दी, जो बीजेपी के, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो और पप्पू यादव, अलावरू और राजेश राम को लेकर इतनी ज्यादा कड़वाहट हो गई। तो फिर लगा कि अभी कोई सीनियर आदमी चाहिए जो जा करके थोड़ी जो आग लग गई है उसको बुझाए, जो कड़वाहट आ गई है। तो फिर जो कड़वाहट जो मिटाने का जो जरिया अशोक गहलोत का ये था कि उन्होंने दिवाली में फोन किया
he made a call to लालू यादव to wish him दिवाली, और उन्होंने दिवाली विश करने के लिए लालू यादव को फोन किया, दिवाली विश किया और बोला कि मैं पटना आकर के मिलना चाहता हूँ। फिर अशोक गहलोत कल आए, और अशोक गहलोत देखिए सीनियर नेता है, और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के पहले बता देता हूँ गठबंधन का, फिर बताऊंगा विद इन द कांग्रेस क्या चल रहा है। तो वहां अशोक गहलोत आए और फिर उन्होंने बातें कही कि देखिए हम सीएम बनाने के लिए तैयार है तेजस्वी को, आप भी थोड़ा तेवर नर्म करिए, साथ में बैठकर बात करते हैं, जनता चुनाव जिताना चाहती है, हम जीतने नहीं चाहते हैं। लालू के सामने सारी बातें हुई, लालू से मुलाकात हुई, और फिर जाकर के ये तय हुआ कि कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी वाली बात, राहुल गांधी का एक संदेश था, वो भी दिया गया। और देखिए आप जो जानते हैं अशोक गहलोत बहुत शानदार संगठन के आदमी है, मैं उनको जानता हूँ कि वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो किस तरीके से काम करते थे। आज वो जो केसी वेणुगोपाल से मुझे पहले तो वो लगता है वो अंडर यूटिलाइज है ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम में। हाँ, तो राजस्थान के सीएम रहे हैं, तो आज उनको भेजा गया, और फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ सब कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने डिसाइड किया है कि हम भी कांग्रेस जिन 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसे हम लोग खुद सीनियर लोग जो है वो डील करेंगे। तो 20 सीटों पर अशोक गहलोत को इंचार्ज बनाया गया है, 20 सीटों पर भूपेश बघेल को इंचार्ज बनाया गया, और 20 सीटों अच्छा। पर अधीर रंजन चौधरी को इंचार्ज बनाया गया। और फिर अशोक गहलोत देखिए कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर जो बगावत हो रही थी, मान लीजिए कि भाई आपने कहा लावरू जी आए कि 243 सीट्स पर हम लोग, मतलब हम सब लोग सब कुछ चुनाव लड़ सकते हैं, आप अप्लाई करिए, टिकट के लिए अप्लाई करिए, और फिर आप फॉर्म भरवाइए माई बहन मान योजना के ऐप में अपलोड करिए। तो उन्होंने 243 सीट्स पर लोगों के दिलों में ये अलग जगह दी, ये आस जगह दी कि भाई मैं राहुल गांधी का आदमी हूँ और सब कुछ फेयर तरीके से टिकट बांटे जाएंगे। 243 सीट्स तो कांग्रेस भी लड़ने वाली नहीं, तो टिकट तो मिले 60, और हर सीट पर आदमी उम्मीदवार थे, जिसका टिकट कटा वो बागी हो गया, गुस्सा हो गया। क्या होता है कि आप अलाउरू जी बहुत अच्छे हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन क्या उनका वो कद नहीं है। अच्छा आप दिल्ली चले गए, आपने मौर्या में रुके थे, आपको पीटने के लिए लोग घूम रहे थे। आज भी जब हम और आप बात कर रहे थे, जिनका टिकट कटा वो कांग्रेस के कार्यालय में सदाकत आश्रम में धरना दे रहे हैं, इनका टिकट कटा, और कह रहे हैं कि अलावरू को हटाइए। तो वो जो पार्टी के अंदर बगावत हो गई, उसको उस बगावत को दबाने के लिए कोई सीनियर नेता था नहीं। तो कल अशोक गहलोत आए, उन्होंने कल वो देर रात तक लोगों से मिलते रहे। तो कम से कम कि अगर अशोक गहलोत जैसा नेता उनसे मिल रहा है, उनको बोल रहा है कि आगे चुनाव जिताइए, हम आपकी मदद करेंगे, अगर वो फोटो खिंचवा रहा है कार्यकर्ता उनके साथ जो टिकट मांग रहा है, तो उसका संदेश जाता है कि नहीं देखिए मेरे नेता की टिकट भले ही ना मिला, लेकिन देखिए बड़ा आदमी मिला है उससे, फोटो खिंचवाइए, सम्मान हो रहा है। तो वो कांग्रेस में करने वाला था नहीं कल तक। ये कुमार गौरव एक इनके और उनके इंचार्ज, उधर अच्छा आप टिकट दे रहे थे और फिर सिंबल देके वापस ले रहे थे। आपने अनुपम के साथ किया, लालगंज में किया, कई लोगों के साथ किया आपने, जो सिंबल दे करके उनको वापस ले लिया नॉमिनेशन। तो वो एक कंफ्यूजन थी। तो विद इन द कांग्रेस भी बहुत जो कंफ्यूजन थी वो भी दूर हुई। तो अशोक गहलोत ने आकर के दिवाली में जो मिठाई और विश किया, वहां से सुधरी चीजें, और बोला कि इसको तुरंत करना है, और पर उनका सौरभ मैंडेट आप था। ये इसमें एक मुझे जो हालांकि कांग्रेस के लिए लगता है कि सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी नहीं दिखती आपको कि कांग्रेस में कोई युवा सांगठनिक शक्ति वाला नेता बिहार में भी नहीं दिखा। और मुझे लगता है कि उस एज ब्रैकेट में 40 मतलब 35 से लेकर 50 की उम्र में मुझे कोई दिखता भी नहीं है। अगर आप सांगठनिक बात कर रहे हैं तो भूपेश बघेल 50 प्लस हैं, अशोक गहलोत की भी ठीक ठाक उम्र है, यही लोग, मुकुल वासनिक का कुछ लोग नाम लेते हैं, यही लोग अभी भी मैनेज कर रहे हैं संगठन को। तो मुझे लगता है इसमें एक ये गैप, और ये सारे वो वाली काफी लोग उस पौध के हैं जो 90s की पौध आईपी के हैं। आईपी गुप्ता जी हैं, मैं कुछ आईपी जी एक सवाल ले सकता हूं मैं आपसे? एक सवाल, मैं आईपी गुप्ता जी मिल गए हैं, जरा अपने दर्शकों को हम एक सवाल लूंगा, एक सवाल लूंगा, एक सवाल लूंगा। तो आईपी एक एक आईपी गुप्ता जी जो है, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं? आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरीके से कॉन्फिडेंट हैं आप? मैं आज से नहीं कॉन्फिडेंट, 6 अक्टूबर से कॉन्फिडेंट हूँ कि जिधर कौन शासी समाज जाएगा उधर का सीएम बनेगा। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हमारा करने छाप लगाया है, मंच दी है, पान समाज को सम्मान किया है उन्होंने। इसलिए मुसलमान के बाद पान ही एक ऐसा वोट होगा जो 100%। गुप्ता जी कितना वोट है आपके समाज का, अगर देश में बताएं, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं। अगर आप देश की बात करते हैं, पहले बिहार का बताइए। हाँ, बिहार का 158 सीट है, जहाँ 10,000 से लेकर 80,000 तक, यानी 40-45 लाख
तो चुनौती आपके सामने गुप्ता जी ये होगी कि वो सारे हर सीट पर वो वोट महागठबंधन को डलवाना। काहे ले चुनौती, पहले से मन बना हुआ है, चुनौती दूसरे लोगों के लिए 1.5 साल से काम कर रहे हैं ना ग्राउंड पे, जो अभी चालू होगा उसके लिए चुनौती है। आप ग्राउंड पे ग्राउंड रिपोर्ट करने जाइए और पूछिए कि हम तो 3 सीट लिए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आप साथ है, राजद है, उन लोगों से ज्यादा गतिशील हम लोग हैं और माथे पे लाठें लेके घूम रहे हैं जहाँ हम लोग। खुश है आज, खुश है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सबसे पहले आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई आप। देखिए खुश, जब मैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि क्या प्रस्ताव है, कितना सीट। मैंने कहा अगर सीटों की बात करूंगा तो लड़ाई कमजोर हो जाएगी, लड़ने आया। जो लड़ने वाला होता है ना, वो खुश ना खुश होने की बात है, वो लड़ाई है। दूसरा, मुझे सड़क पसंद है, सड़क पे रहता हूँ और मेरा लक्ष्य है कि सांसद को सड़क में। ठीक है, शुक्रिया। तो आपने बत्रा साहब सुना आपने जो इनका सौरभ, इनका जो आंकड़ा है ना बिहार में, वो तकरीबन 0.2% है। जो कुल 587 पानर समाज है, ये तकरीबन 0.2% है। और इनका कहना सही है कि कुछ रीजन में कंसंट्रेशन है, लेकिन हो सकता है कि हर सीट पर कुछ 2000-3000 ऐसे वोट ट्रांसफर करा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बाकी देखेंगे क्या। तो बेसिकली वो सोशल इंजीनियरिंग जो है, वो मैंने बोला ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आईपी गुप्ता जी से कराई गई। सबसे पहले उन्होंने बोला और उनका जो सिंबल था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हमारा ये जो अगर कैमरा फ्लिप हो जाए, मैं जब आज ग्राउंड पे हूँ तो कुछ दिखाई देता हूँ मैं दर्शकों को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके किसके सिंबल हैं, आज वो सम्मान देने की कोशिश की गई है हमारे दर्शकों को। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो है ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लालटेन है, यानी आरजेडी, फिर कांग्रेस, फिर सीपीआईएम, और उसके बाद सीपीआईएम के बाद आपको नजर आएगा सीपीआई का सिंबल, फिर माले का सितारा, और फिर एंड में देखेंगे, एंड में जो है वो जो सिंबल है वो आईपी गुप्ता जी का सिंबल है। तो वही वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे मंच पे, हमें मंच पे जो है वो जगह दे दी, तो हम उससे ज्यादा कुछ सम्मान की बात नहीं हो सकती। सौरभ, एक आखिरी चीज फिर हम रैप अप कर सकते हैं। एक जो मिसिंग सिंबल इसमें जो हो सकता था, वो जेएमएम का। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रोसेस आज कल्मिनेट हुआ है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तब हुई जब जेएमएम को मनाया गया। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, मैं नहीं जानता किसने उसमें शिरकत की, पर जब जेएमएम जो कह रहा था कि हम 6 सीटें लड़ जाएंगे खुद से, 6 से 10, तो जेएमएम को मनाया गया कि आप विड्रॉ करें। हालांकि मैं ये बता दूं सौरभ कि पिछले साल जब मैं झारखंड में था, जेएमएम ने आरजेडी को मेरे ख्याल 5 या 6 सीटें दी थी, और ठीक ठाक संख्या में आरजेडी जीत भी आई और एक मिनिस्टर भी बना। जी जी, 2 एमएलए नहीं, उनका 100% स्ट्राइक रेट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोज टू 100% आरजेडी का। तो जेएमएम उन इलाकों में इन्फ्लुएंशियल हो सकती थी। बांका साइड अगर आप जाएं, बांका मुंगेर झारखंड से लगते हैं, लेकिन अब वो खैर नहीं हुए। तो बट एक बस एक एडिशन था, बाकी मुझे लगता है बहुत बढ़िया बेहतरीन रहा ये शो। हमने थ्योरी भी किया, प्रैक्टिकल भी किया, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हमने देख लिया कि क्या क्या माहौल रहता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब। हमारे पाठशाला के दर्शकों, ऐसे एक्सपीरियंस हम लोग लेके आते रहेंगे बिहार चुनाव पे। प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, बत्रा साहब थ्योरी पे, और अच्छा लग रहा है हमारा काम, तो हमारे काम को शेयर करें, हमें यूट्यूब पे जाके ज्वाइन करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखिए, एनालिसिस भी देखिए। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब अगला मुद्दा जो है तलाशते हैं और फिर जल्द लोगों से मुखातिब होते हैं बिहार चुनाव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों।